नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। राज्यसभा की 2 सीटें खाली होंगी हरियाणा में। दोनों फिलहाल तक बीजेपी के पास हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठीक ठाक इसलिए रहा क्योंकि इतिहास पर नजर डालेंगे तो बीजेपी कमाल करती है, बीजेपी खेल करती है, आप ये भी कह सकते हैं। क्या इस बार भी ऐसा होगा? और 2 सीटों में से अब ये माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी कि संख्या बल के हिसाब से एक सीट बीजेपी को जा सकती है और दूसरी सीट यानी कि एक सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, बीजेपी किसको उतार सकती है, किसको रिप्लेस कर सकती है, किसको लाना चाहेगी? और कांग्रेस में अक्सर होता ही आया है कि हमेशा से जो है केंद्रीय नेतृत्व किसी न किसी को पैरासूट से उतार देता हरियाणा में। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो रास नहीं आते तो उनके साथ भी खेल हो जाया करता है। तो इस बार काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और हर कोई जानना चाहता है कि राज्यसभा का जब चुनाव आएगा तो फिर क्या बीजेपी इस बार भी खेल करेगी या नहीं करेगी? कौन कौन होंगे, किस किस की निगाहें इन सीटों पर हैं? क्योंकि एक वक्त में बीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि राज्यसभा की सीट 100 करोड़ में जाती है। उस बात के मायने क्या थे? तो क्या आज के दिन भी वो चीज़ें लागू होती हैं या उन पर भी लोग नजरें लगाए रहते हैं? मेरे साथ सुरेंद्र नैन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नैन साहब, 2 सीटें खाली होंगी, दोनों बीजेपी के पास है इस वक्त, लेकिन संख्या के हिसाब से माना जा रहा है कि सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो फिर एक सीट कांग्रेस के पास जा सकती है और एक सीट पे बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है, यानी कि जिता सकती है। एक एक सीट दोनों के पास में आ सकती है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में तय हो जाएगा कि बीजेपी का कौन उम्मीदवार आता है, कांग्रेस का कौन आता है और जीत के कौन जाता है। क्या सीन लगता है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा सर्वेश जी, क्योंकि देखिए राज्यसभा का चुनाव बड़ा अहम है और जैसा आपने कहा कि दोनों की दोनों सीटें जो खाली हो रही है फिलहाल वो बीजेपी के पाले में है। अगर हम जाट की बात करें, जाट कोटे की, तो किरण चौधरी जाट हैं उसमें से। अगर हम कास्ट की बात करें और ओबीसी की बात करें, ओबीसी समाज की, तो रामचंद्र जांगड़ा जो है, तो इन दोनों की दोनों सीटें जो है खाली हो रही है 9 अप्रैल 2026 को। लेकिन सुरेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात की जब शुरुआत करी थी, कि खेला बड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर हम राज्यसभा चुनाव देखेंगे, हरियाणा में एक स्याही कांड भी हुआ था और उससे पहले किरण चौधरी जब सांसद बनना चाहती थी कहीं न कहीं कांग्रेस से, पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 25 साल पहले, तब भी खेला हुआ था। हालांकि ठीक है, किरण चौधरी फिर से दोबारा से राज्यसभा जा पाई है, लेकिन खेला बहुत बड़ा होता है। और होता क्या है कि देखिए बीजेपी में तो बहुत सारी भरमार है कैंडिडेटों की। लगातार लॉबिंग शुरू हो रही है, राजनीतिक गलियारों में लगातार चक्कर लगा रहे हैं, अपनी अपनी कहीं न कहीं वो कर रहे हैं कि पैरवी कर रहे हैं कि कहीं न कहीं राज्यसभा किसको जाए भेजा जाए। लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस में देखिए होता क्या है कि बिल्कुल एंड टाइम पे, आखिरी समय पे दिल्ली से जो है वो कैंडिडेट कहीं न कहीं थोप दिया जाता है, यानी कि उसको पैराशूट कह लीजिए या केंद्र से द्वारा भेजा हुआ कह लीजिए, नेतृत्व द्वारा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रास नहीं आता और यहाँ होता वही है, कोई माने या ना माने, होता वही है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे। और जैसा मैंने शाही कांड का जिक्र किया, गिनती के हिसाब से तो एक सीट बीजेपी सेफ जीत रही है और एक सीट जो बनती कांग्रेस की। लेकिन अगर निर्दलीय उम्मीदवार उतार दिया जाता है, जैसे कि कार्तिकेय शर्मा पिछली बार थे, अब वैसे तो देखा जाए तो अभी 5 सांसद है, हरियाणा से 5 सांसद बन रहे हैं राज्यसभा के, 4 जिसमें से बीजेपी के हैं। लेकिन जो 5वें हैं कार्तिकेय शर्मा, विनोद शर्मा के बेटे, वो भले ही निर्दलीय हो, भले ही वो आजाद थे, लेकिन उनको समर्थन कहने की सरकार का था। उस वक्त जेजेपी भी हिस्सेदारी में थी, बीजेपी भी थी, तो कहीं की खेला हुआ, तो वो जीतने में कामयाब रहे। तो बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि दोनों की दोनों सीटें हम जीतेंगे, यानी तो एक सिंबल पे जीतेंगे और दूसरा जो है निर्दलीय जीतेंगे। लेकिन अभी वक्त है इन चीज़ों में, क्योंकि कहीं न कहीं कौन-कौन कैंडिडेट आता है, किस-किस तरीके की बात है। और सुरेश जी, इस बार जो है ना, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है वो कहीं न कहीं जाति के आधार पर इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हुए कहीं न कहीं कैंडिडेट अपने उतारेगी। क्योंकि देखिए हम बीजेपी की बात करें तो लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो 10 सीटों में से 5 सीटें जो है कांग्रेस जीती थी और 5 सीटें जो है बीजेपी जीती थी। और कहीं न कहीं ये लगभग कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जो जहाँ जिन 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद नहीं है, यानी कि विपक्ष के कांग्रेस के सांसद है, उनमें से कहीं न कहीं किसी न किसी को भेजा जा सकता है। उसमें मोहनलाल बड़ौली का नाम है, कहीं न कहीं कैप्टन अभिमन्यु है। क्योंकि बड़ोली का जो टेन्योर है वो भी खत्म होता सा नजर आ रहा है, उनको रिप्लेस करने की बात चल रही है। अगर वो अध्यक्ष पद से रिप्लेस होते हैं तो उनको सम्मानजनक तरीके से कहाँ रखा जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है कि वो राष्ट्रीय उसमें जाएंगे। तो जब अध्यक्ष होता है तो उसको डिमोशन तो बीजेपी कम से कम नहीं चाहेगी कि उसको किया जाए। वो महामंत्री के लेवल पे तो नहीं आ सकते हैं जब अध्यक्ष रह चुके हैं। तो उनका फिर उचित स्थान फिर ये रहता है कि आप जो है राज्यसभा में उनको भेज सकते हैं, कहीं राज्यपाल कई बार लगा देते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। राज्यपाल का कद हो सकता है उनका आज के दिन बीजेपी ना मानती हो, लेकिन
राज्यसभा में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि ठीक है, एक ब्राह्मण को जो है आप अध्यक्ष पद से रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसको फिर आप राज्यसभा में भेज सकते हैं। और आर के आनंद को जब जिस वक्त कांग्रेस ने उतारा था, तो वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रास नहीं आए थे, खेल हो गया था। और वीरेंद्र सिंह ने एक बात कही थी, कहते एक राज्यसभा सांसद 100 करोड़ से ज़्यादा का बनता है। तो क्या ये सूट केस का खेल कोई रहता है इनमें? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम चाहे आपने खुद वीरेंद्र सिंह का नाम लिया, हम चाहे राजकुमार सैनी की बात करें, और भी बहुत सारे नेता हैं। बहुत सारे नेताओं ने तो ये भी कहा कि राज्यसभा होनी ही नहीं चाहिए, राज्यसभा को खारिज कर देना चाहिए। ऐसे-ऐसे जो हरियाणा के नेता रहे हैं या और अन्य जो राज्यों से नेता हैं, ब खुल्लम-खुल्ला कहा जाता है कि अगर आपको राज्यसभा सांसद बनना है, हरियाणा भले ही कम सीटें हो, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनके पास ज़्यादा सीटें हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी है, तो वहाँ पे खुल्लम-खुल्ला ऐसे बहुत सारे सांसद हैं, जो करोड़पति, अरबपति हैं और पैसे दे के बनते हैं। ये तो हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है। अलग-अलग पार्टियों के नेता ये बातें बड़ी अलग-अलग मंच पर खुलकर कहते बिल्कुल, हैं। आम आदमी पार्टी के जब सांसद बने थे, तो उस वक्त भी ये हल्ला हुआ था। कुमार विश्वास ने बात उठाई थी और उठाई थी, कहता जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको स्थान नहीं मिलता है, उनको तवज्जो नहीं मिलती है। और जो पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके पास में बड़े बड़े सूटकेस होते हैं, उनको राज्यसभा में भेज देते हैं। अब जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात कर लेते हैं। नैन साहब, जो आपका तजुर्बा काफ़ी रहा है, बीजेपी की 2 सीटें खाली होंगी। एक बैकवर्ड से आते हैं रामचंद्र जांगड़ा, और दूसरे जो हैं किरण चौधरी, वो जाट समुदाय से आती हैं। लिहाजा जब एक की बात आएगी भी एक किसको बीजेपी इनके बदले में रिप्लेस करेगी, तो पहली बात तो ये कि क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि किरण चौधरी को रिपीट कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? उसकी वजह ये है कि लोग ये कहते हैं कि उनको ज़्यादा समय नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी की परंपरा ये भी रही है कि वो एक बार जब बना देती है तो उसको रिपीट कम से कम बीजेपी अभी तक नहीं करती है। लेकिन क्या किरण चौधरी को बीजेपी रिपीट कर सकती है? दूसरी बात कि दो में से जब एक को फिल करना होगा, तो क्या बीच बैकवर्ड का ऑप्शन बीजेपी अडॉप्ट करेगी, या फिर जाट समुदाय को खुश करने के लिए, उस पर उनको ये दिखाने के लिए देखिए हम आपको वेटेज दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो वहां से कोई रखेगी, या तीसरा विकल्प भी कोई लेके आ सकती है बीजेपी? देखिए सुरेश जी, जहाँ तक आपने किरण चौधरी की बात की, ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए, जब 2024 के विधानसभा चुनाव हुए थे और उससे पहले किरण चौधरी जैसे गई, तो किरण चौधरी के जाने से, बंसीलाल परिवार के बीजेपी में जाने से उस इलाके में बहुत बड़ा फायदा हुआ था। कांग्रेस को नुकसान हुआ था, सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान हुआ था। और मैं बात करूंगा, मनोहर लाल खट्टर जब तक मुख्यमंत्री थे, या फिर मनोहर लाल जब तक हरियाणा को प्रॉपर खुद देखते थे, तो एक वक्त ये भी था कि तीनों हरियाणा के लाल परिवार मनोहर लाल के नेतृत्व में जो बीजेपी में आ गए थे। चाहे हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो इस वक्त बीजेपी में है। चाहे उस वक्त रणजीत चौटाला की बात करें, वो निर्दलीय थे बट कहीं न कहीं बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी मनोहर लाल खट्टर की वजह से लड़ा। और चाहे हम कहीं न कहीं इसके बंसीलाल परिवार की बात करें, तो अभी कहीं न कहीं देवीलाल परिवार तो बाहर जा चुका है। आदित्य चौटाला जो है वो छोड़ चुके हैं, रणजीत सिंह वो बाहर हैं। और कहीं न कहीं 2 जो परिवार हैं बड़े, जिसमें एक भजनलाल परिवार, एक बंसीलाल परिवार। अगर इन दोनों परिवार में कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा सीटें जिताने में किसकी मादा रही है, तो उस रैंकिंग में कहीं न कहीं इस मामले में किरण चौधरी का नंबर बहुत ज़्यादा आगे है। क्योंकि किरण चौधरी की विरासत कहें, बंसीलाल परिवार की विरासत कहें, तो वो कहीं न कहीं बड़ी है और उस तरीके से उनका और जगह भी कहीं न कहीं प्रभाव रहता है। तो ऐसी भी संभावना है कि अगर रिपीट करना हुआ, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और जैसा आपने कहा, अभी समय थोड़ा मिला, हालाँकि उनकी बेटी जो है वो मंत्री है हरियाणा कैबिनेट में। लेकिन अगर बीजेपी चाहेगी कि और उनसे काम लेना है, तो उसको रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सीधा-सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलती हैं, सीधा-सीधा कांग्रेस के उन तमाम चीज़ों के खिलाफ बोलती है, जो बाकी कहीं न कहीं आए हुए नेता उतना नहीं बोल पाते। बीजेपी शायद इस बात पे निगाहें भी लगा के रखती है कि भी कौन सा उनका नेता है जो मुखर होके जो है डेंट डालता है कांग्रेस में, और कांग्रेस में भी खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। कुलदीप बिश्नोई को बड़ी आस रही है उनकी, पिछले दिनों आपने देखी मुलाकातें भी हुई हैं, वो अध्यक्ष से भी मिल के आते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, तमाम लॉबिंग अपनी करते हैं, खट्टर साहब के वहाँ भी जाते हैं, उनको बुलाते भी हैं, चीज़ें होती हैं। कुलदीप बिश्नोई का कितना लगता है आपको कि उनको वेटेज मिल सकती है? यानी कि वेटेज से मतलब सीधा सीधा राज्यसभा में क्या उनको पार्टी भेज सकती है? देखिए, जब से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आए हैं, तब से उनको निराशा ही हाथ लगी है। खुद का कहीं न कहीं इस्तीफ़ा देकर अपने बेटे को चुनाव लड़ाया, बेटे विधायक बने, बात हुई थी मंत्री बनाएँगे, नहीं बनाए। फिर मेन चुनाव होते हैं, बेटे भी चुनाव हार जाते हैं। लंबे समय से कि मेरे को हो सकता है अध्यक्ष बना दें या कोई और ज़िम्मेदारी दे दें। और कुलदीप बिश्नोई लगातार अलग-अलग बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं से पैरवी कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर धार्मिक बात करें, आस्था की बात करें, तो ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ पर वो ना गए हों। लगातार अलग-अलग मंदिर में अलग-अलग जो पूजा करने वाले ज्ञानी होते हैं, वहाँ भी जा रहे हैं। यानी कि जो कर सकते हैं कुलदीप बिश्नोई वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की जो हालत अभी हो रही है, चाहे हम आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हिसार की बात करें, क्योंकि वो अपने आप को प्रबल दावेदार मान रहे थे लोकसभा में, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, रणजीत सिंह को यहाँ लाके टिकट दिया। तो जो-जो चीज़ें उनके परिवार के साथ हुई है, और रिपोर्ट अगर देखी जाए, खुद उनके बेटे आदमपुर से चुनाव हार जाते हैं। अब भजनलाल परिवार बड़ा परिवार रहा है कि इस वक्त तूती बोलती थी
लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा के। लेकिन अब जिस तरीके की हालात है, तो कुलदीप बिश्नोई का वैसा लग नहीं रहा, हालांकि बीजेपी है। अब कुलदीप बिश्नोई को कितना ठीक तरीके से कंसीडर कर पाती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जो मैंने ट्रैक आपको बताया, उस ट्रैक के लिहाज से देखा जाए तो कुलदीप बिश्नोई के सितारे अभी बीजेपी में फीके हैं। क्योंकि बीजेपी में ये भी रहा है कि बीजेपी तोलती है पहले नेताओं को भी, इससे हमने कितना काम तो लिया है, कितना इसमें पोटेंशियल बाकी है, कितना काम इसमें ले सकते हैं। हालांकि ये भी कहा गया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि राजस्थान में कुलदीप बिश्नोई का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया है, लेकिन यहाँ पर उनको हाशिए पे लगा दिया गया। जबकि ये चीज़ें आ रही थी कि भी कुलदीप बिश्नोई अगर लोकसभा टिकट उनको मिलती है हिसार में, तो वो प्रबल जीत के साथ में आगे आ सकते हैं, यानी कि उनके फेवर में चीज़ें थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब उनकी जो ऊपर जो लॉबिंग है वो कमज़ोर है पार्टी में। और आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी ये कोशिश करती है कि स्टेट से किसी को जो है आगे उतारेगी, और किस नामों पे आपको लगता है कि जैसे आपने मोहनलाल बड़ौली का नाम लिया, मोहनलाल बड़ौली पिछले लगातार 2 चुनाव हारे हैं। विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बाद सोनीपत लोकसभा का चुनाव हारे। तो अब कहीं ना कहीं ठीक बात है, अगर वो उनको अध्यक्ष रिपीट करते हैं, मैं अगर की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई पद हो सकता है उनको राज्यसभा भेज दे। लेकिन अगर मोहनलाल बड़ौली के अलावा भी बात करें, अगर हम जाट अगर नेताओं की बात करें पहले, तो जाटों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। हालांकि ऑलरेडी पहले से जाट हैं, सुभाष बराला हैं, वो भी जाट हैं, उनका भी लंबा कार्यकाल अभी बचा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो कुलदीप बिश्नोई का आपने बात की, कुलदीप बिश्नोई है, कैप्टन अभिमन्यु है, ओम प्रकाश धनखड़ है, और भी कुछ नाम है। तो इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो बीजेपी की है। लेकिन जो अभी लग रहा है आंकलन जो है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लोगों से, नेताओं से चर्चाएं हो रही है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को, यानी कि बैकवर्ड समाज को जो है वो कहीं ना कहीं जगह दे सकती है। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण कोटे की बात करें तो 2 ब्राह्मण जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से है। रेखा शर्मा है, वो तो डायरेक्ट बीजेपी से है। कार्तिकेय शर्मा वो कहीं ना कहीं समर्थित है। और 2 जाट जिसमें से किरण चौधरी और सुभाष बराला, एक बच के रामचंद्र जांगड़ा। तो यानी कि जब इन दोनों को हम हटा देंगे, किरण चौधरी रामचंद्र जांगड़ा को, तो ओबीसी समाज का, बैकवर्ड समाज का कोई सांसद राज्यसभा का हरियाणा से नहीं रहेगा। हो सकता है कि उसकी कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि क्योंकि ब्राह्मण समाज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो बड़ौली का जो एक आइडिया लोगों को लगता था कि भी मोहनलाल बड़ौली को अगर अध्यक्ष पद से हटाते हैं, उनको उनकी जगह किसी और को लेके आते हैं, तो उनको राज्यसभा में भेज सकते हैं। कम से कम यहाँ पर लगता नहीं है कि ब्राह्मण कोटे के मुताबिक लगता नहीं है। तो अब पहले तो बीजेपी ये तय करेगी कि बैकवर्ड पे जाएगी इसके बाद में, या फिर वो जाट पे ही जाएगी। यहाँ से आपको कौन लगता है? देखिए, जैसे मैंने संख्या बल आपको बताया, और जिस तरीके से जो बीजेपी की यूएसपी रही है, जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो हुआ, और कांग्रेस जिस तरीके से कहने की अटैकिंग करती है चुनाव के वक्त में, राहुल गांधी जो अटैकिंग करते हैं, वो कहने की उस तरीके की बात की जाती है ओबीसी समाज की, तो बीजेपी जो है वो मुझे लगता है कि जनरल की बजाय ओबीसी या बैकवर्ड समाज से जो है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा बात निकल के आती है। कम से कम 2 सीटों में से 1 सीट भी अगर बीजेपी के हाथ में आती है, तो उनकी प्राथमिकता जो है, ऐसा लगता है कि ओबीसी को लेकर रहेगी, क्योंकि ओबीसी उनका एक कोर वोटर है जिसको बीजेपी मानती है। विधानसभा चुनाव में ओबीसी अगर बीजेपी के साथ नहीं होता, तो आज जो है नायब सिंह सैनी की रिपीट नहीं होती सरकार। तो ओबीसी पे ही ये जा सकती है, ऐसा लगता है। ओबीसी में कौन कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, ओबीसी में ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर कांग्रेस की आप बात करेंगे ना, इस बार आपको ध्यान होगा, दुष्यंत कुमार जो हैं वो कहने की बात, दिल्ली से आके सांसद बनाए गए थे। आपको ध्यान होगा, बीजेपी से जो सांसद रहे थे। तो हम सिर्फ अभी हरियाणा की बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी कहीं से भी कैंडिडेट दे सकती है, संभावना हरियाणा से है। तो ऐसे कोई श्योरिटी नहीं है कि हरियाणा से ही दे, हालांकि ये पार्टियों का काम है। लेकिन अगर हम सिर्फ, होता ना कई बार सिर्फ हरियाणा हरियाणा का जिक्र करते हैं, बीजेपी चाहेगी किसी और को भी एडजस्ट करना है, किसी और प्रदेश से लाकर, तो उसको एडजस्ट कर सकती है। अब आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस में भी बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत सारे नेता जो हार कर बैठे हैं, थक के बैठे हैं, और कहने की गुटबाजी का शिकार रहे हैं, या फिर से कांग्रेस को खड़ा करने की बात करते हैं, वो भी लगातार पैरवी कर रहे हैं। अब अशोक तंवर देखिए, अशोक तंवर कभी कांग्रेस में होते थे, टीएमसी में गए, बीजेपी में आए, और फिर 152 का यूज करते हुए फिर कहीं कांग्रेस में आ गए। और जिसके साथ लड़ाई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हाथों से उनको पटका पराया। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयवान होते थे राहुल गांधी की मौजूदगी में रैली में। तो कहीं ना कहीं अशोक तंवर भी कहीं ना कहीं ये कयास लगा रहे हैं कि मैं लंबे समय से बाहर हूँ, ना तो विधानसभा, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, किसी सदन में वो नहीं है। तो हो सकता है कि मुझे कहीं ना कहीं मौका दे दे। और बैकवर्ड का, ओबीसी का बड़ा चेहरा है अशोक तंवर। तो ऐसी से आते हैं, ऐसी समाज को भी साथ रखना चाहती है कांग्रेस। और दूसरी बात ये है कि जैसे बीजेपी की हम बात कर रहे थे भी, ये करीब करीब तय मान सकते हैं कि ओबीसी पे दाव खेल सकती है। एक चीज़ और नज़र आती है कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, और पंजाब को लेके
बीजेपी बड़ी संजीदा है। मुख्यमंत्री को आपने देखा होगा, नायब सिंह सैनी को अक्सर जो है आजकल वो पग बांधते हैं। मतलब चूंकि पंजाब का जो जो रिफ्लेक्शन है जो वहाँ पर जाए, वो चीज़ें हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब के किसी बड़े नेता को, या जिससे लगता है बीजेपी को फ़ायदा होगा, उनको हरियाणा से सांसद बना सकती है राज्यसभा में चुनाव को देखते हुए? और दूसरा, हरियाणा में भी फ़ायदा होता है, सिख वोटर जो हैं वो बीजेपी जो है चाहती है कि हरियाणा के जो सिख वोटर हैं उन पे भी उनकी पकड़ बने और पंजाब में भी असर हो। तो क्या ऐसी संभावनाएं भी हैं कि किसी पंजाब से किसी नेता को उठा के हरियाणा से बीजेपी सांसद बनाकर राज्यसभा में भेज सकती है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल भेज सकती है, क्योंकि बीजेपी जो ना वो कहीं न कहीं रिस्क लेने के मूड में है, रिस्क ले सकती है, क्योंकि संख्या बल उनके पास बहुत ज़्यादा है। हम चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, जो कहीं न कहीं दोनों ही संसद में सदनों में संख्या बल बड़ा अच्छा है। हर प्रदेश से उनके पास बड़े अच्छे चेहरे हैं। तो जैसा आपने कहा ना, लगातार नायब सैनी जो पंजाब भी जा रहे हैं, और जैसे हमने बताया कि पगड़ी पहन के सिख के अवतार में है, वो सरदार के अवतार में दिखते हैं, लगातार उनकी फ़ोटो पे आती है। तो राजनीति में कुछ भी संभावना, यानी कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कुछ भी हो सकता है, जो आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है, क्योंकि पार्टियां ये बड़ा देख कर करती हैं कि हमें ये स्टेप उठाने उसका क्या लाभ मिल सकता है। और उसी का उदाहरण कुलदीप बिश्नोई जो बार बार जाकर बता रहे हैं, उसकी भी एक वजह थी, मैं ऐड कर रहा हूँ आप में, कि जब राजस्थान में चुनाव हुए थे, तो कहीं न कहीं कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थक थे, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि बिश्नोई समाज ने जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी को वोट दिया, और इसीलिए राजस्थान में सरकार बनी। हालांकि माहौल वहाँ पे कांग्रेस सरकार के थे, लेकिन कयास है, कुछ भी हो सकता है, तो पंजाब का भी कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है नैन साहब, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय बोले तो जो प्रदेश के नेता हैं हरियाणा के, उनमें कहीं चार्म नजर नहीं आ रहा है। पहली बात तो वो ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि भी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हालांकि उनको लगता है कि आज के दिन सैद्धांतिक तौर से एक सीट उनके पास में आ सकती है, या वो एक सीट पे काबिज हो सकते हैं। लेकिन उनको लगता ही नहीं है, उनको ये मालूम एहसास ही नहीं है कि भी केंद्र जो है किसके नाम की पर्ची निकाल के भेज सकता है। अब सारा मसला रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति पे। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको, खेल हो सकता है इस बार भी? नहीं, कुछ भी खेला हो सकता है। मैंने तो शुरू में कहा कि होगा वही जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे, क्योंकि देखिए, पिछली बार जो कार्तिकेय शर्मा जब गए थे, तो वोट क्रॉस हुआ था। बहुत सारे कांग्रेस के विधायकों ने नाम ले दिया था खुल्लम खुल्ला। आजकल, पहले वो कांग्रेस में होते थे, आजकल वो बीजेपी में है, तो खुल्लम खुल्ला क्रॉस वोट हुआ। उन्होंने बोला था, हालांकि वो ना नुक्र करते रहे। तो वोट क्रॉस होना है, स्याही कांड हो चुका है, और बड़े बड़े कांड जो है राज्यसभा चुनाव में हो चुके हैं, तो होने को कुछ भी है। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह है, ब्रिजेंद्र सिंह के पिताजी, ये राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे, वो विधानसभा में रहे। तो कहीं ना कहीं ये इनका भी मन है, और मन किसका नहीं होता। लेकिन बात वही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे वही होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत बार ये करके दिखाया है, जो कैंडिडेट सोनिया गांधी ने दिया था, जो कैंडिडेट केंद्रीय कांग्रेस ने दिया था, उसको कहीं ना कहीं अलग थलग करके हरा कर भेजा। और यानी कि उनकी अगर इच्छा को सूट नहीं किया, उनको जो ठीक नहीं लगता, तो जो मन करता वो करते हैं। ऐसा इस बार की बात नहीं है। आप पुराने जो ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, चुनाव जो उठा देखेंगे, ऐसा बहुत बार हुआ है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सूट करता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं। अब ये बड़ा खेल है, वो सामने बोलते नहीं है, लेकिन खेल है, और खेल बार बार होते रहे हैं। फेल होते रहे बार बार। आईएनएलडी पे भी निगाहें रहेगी नैन साहब। अभय सिंह चौटाला बार बार कहते रहे, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कहते हैं कि सरकार बनाएंगे, किसके साथ मिलकर बनाएंगे, कहते भी नहीं, हम ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। दोनों ही पार्टियां हमको सपोर्ट कोई कर दे तो कर दे, हम ना बीजेपी को करेंगे ना कांग्रेस को करेंगे। लेकिन अब जब राज्यसभा का चुनाव आएगा, तो निगाहें तो जो है आईएनएलडी पे भी रहेंगी। उनके दो विधायक हैं, ये किसको सपोर्ट करते हैं, क्या बीजेपी को करेंगे या कांग्रेस को करेंगे? नहीं, बिल्कुल बड़ा। और जब अभय सिंह चौटाला जब विधायक होते थे, और कार्तिकेय शर्मा जब निर्दलीय कहीं न कहीं राज्यसभा के उम्मीदवार थे, तो अभय सिंह ने जो है अपना वोट जो है कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में किया था। हालांकि बीजेपी के विधायक थे, जेजेपी के विधायक थे, और इकलौते अभय सिंह थे जिन्होंने किया था। उसको लेकर बड़ा हू हल्ला हुआ था, लेकिन अभय सिंह ने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया, आती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जब चौटाला साहब जेल में थे, तो इनके जो भाई थे कार्तिकेय शर्मा, यानी कि विनोद शर्मा के बेटे, उन्होंने कहीं न कहीं उनकी सेवा कर रखी थी, मदद कर रखी थी। तो मैं तो ये एहसान उतार रहा हूँ। हालांकि ये राजनीति है, अब ठीक है, उन्होंने जो सूट लगा वो किया। लेकिन सवाल अब क्या भी यही है कि वो ना तो बीजेपी के साथ जा सकते, ना कांग्रेस के साथ जा सकते। वो करेंगे तो क्या करेंगे? संख्या उनकी 2 है, क्योंकि देखिए 48 बीजेपी के विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं, और 37 कांग्रेस के हैं, और 2 कहीं न कहीं आईएनएलडी के हैं। तो संख्या बल के हिसाब से देखा जाए, एनएलए को छोड़ भी दें, तो कहीं न कहीं एक जो सीट है वो सीधी-सीधी बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है, और एक कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। लेकिन खेला होने की बड़ी संभावना है, और अगर खेला होता है, तो इस बार जो हरियाणा में राज्यसभा की महाभारत होने वाली है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है।
भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी जो है ना खिलाड़ी मानी जाती है और ख़ास तौर पर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कांड करने में जो है वो करती भी है और करवाती भी है, क्योंकि जो करवाया गया था वो कांग्रेस के लोगों से करवाया गया था, यानी कि कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने किया था, नाम बीजेपी का आया था पर्दे के पीछे, लेकिन कांग्रेस से करवा दिया गया था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में नज़रें जो है, निगाहें जो है इस पर टिकी रहेंगी कि राज्यसभा में बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है और साथ में अभय सिंह चौटाला जो एनएलडी के सुप्रीमो हैं वो क्या करते हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।